4 तारीख को खुशियों के दिन आएंगे। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा। गर्मी है काफी। ये कितने बड़े मगरमच्छ है, आप देखिए। कोई इनकी मनमर्जी की बातें सुनना चाहता है, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक टकाटक टकाटक। जब भी आपके शहर में आता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं काशी में आया हूं कि क्यूटो में आया हूं। और इंडी गठबंधन को आपके विकास से कोई मतलब नहीं है। गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। अरे इंडी वाले, कान खोल के सुन लो, तुम जितना कुचड़ उछालोगे ना, लोग उतने कमल ज्यादा खिलाएंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आज आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का स्पेशल एडिशन, यहां बाबा विश्वनाथ की नगरी से। पावन नगरी है ये काशी की, ये धरती है जहां बम बम बोले बिना कोई रह नहीं सकता। और इस नगरी में मां गंगा में आज हम इस कश्ती पर सवार हैं और देख रहे हैं कि ये कश्ती किसकी पार होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी ये भूमि जो है, ये उनकी संसदीय क्षेत्र की भूमि वाराणसी है। और अब जब ये चुनाव अपने आखिरी पड़ाव में आ रहा है तो वाराणसी और यहां से पूर्वांचल और भारत का नक्शा क्या दिख रहा है, आज इसी पर हम करने वाले हैं अपनी चर्चा। आज मैं बता दूं दर्शकों, गर्मी बहुत है। 4 जून के नतीजों को लेकर तापमान बढ़ते चले जा रहे हैं और तापमान इतने बढ़ रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ पूर्वांचल के दौरे पर आए राहुल गांधी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वीडियो में राहुल गांधी तापमान की तो जरूर बात करते हैं, लेकिन अपने ऊपर पानी भी छिड़कते हैं। अचानक रैली में भाषण के बीच में बोतल से अपने ऊपर पानी छिड़क लेते हैं। तो आज सवाल है पब्लिक का, और यही उठ रहा है सवाल कि क्या 4 जून के तापमान को लेकर राहुल गांधी अभी से बेहाल हो रहे हैं। दर्शकों, वाराणसी में आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। नरेंद्र मोदी यहां से जीत की हैट्रिक का दांव लगा रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस से यहां पर कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष अजय राय मोदी के खिलाफ तीसरी बार चुनाव में लड़ रहे हैं। अगर मोदी दावेदार हैं तीसरी बार की विजय के लिए, तो अजय राय अगर हार जाते हैं तो उनकी भी हार की हैट्रिक होगी। तो ये है कहानी वाराणसी की। लेकिन वाराणसी सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र भर नहीं है, बल्कि ये पूरे पूर्वांचल का एक बैरोमीटर है। आखिरी फेज में 57 सीटें हैं। इसमें यूपी, बिहार और बंगाल तक वाराणसी का असर पड़ सकता है। सवाल पब्लिक का आज यही है कि क्या आखिरी फेज से पहले ही देश की अगली सरकार का फैसला हो चुका है? क्या ये मोदी की 400 पार की लड़ाई है, या फिर अब की बार इंडिया अलायंस के पक्ष में ठकाठक सीटों की लाइनें बनने वाली हैं, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इससे पहले कि आज मैं आपको अपने मेहमानों से मिलवाऊं, आज अगर काशी में है तो मंत्रोच्चारण से शुरुआत करते हैं। और मेरे साथ यहाँ घाट पर हमारे विद्वान लोग जो भविष्यवाणी भी करते हैं, ज्योतिष भी करते हैं, मंत्रोच्चारण भी करते हैं। आज शुरू करते हैं इस मंत्रोच्चारण से। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषादस्वा मारुतः प्रश्नेमातरः शुभञ्जावानो वेदथे खुजगमायाः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विषवे नो देवा अवसा गमन्निह भद्रं कर्णेभिः। प्रणाम, बम बम भोले, नमस्कार और आपका बहुत धन्यवाद। और आज इसी के साथ मैं आपको मिलवाती हूं अपने तमाम पैनलिस्ट से। मेरी दाहिनी तरफ बैठे हैं डॉक्टर कौशल किशोर मिश्रा जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। मेरी बाई तरफ बैठे हैं कमलाकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता हैं। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सबा नकवी जी, वरिष्ठ पत्रकार, कई चुनाव हमने एक साथ किए हैं सबा नकवी जी। और बिटवीन सबा नकवी जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी और मेरे, मुझे लगता है कोई 60-75 साल का एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उससे चुनाव कवर करने का। लेकिन मैं शुरू इसी बात से करती हूँ। सबा नकवी जी, तापमान तो बहुत बढ़ रहा है, राहुल गांधी पर इसका असर भी दिख रहा है, वैसे सब पर दिख रहा है, लेकिन चुनाव में स्पॉटलाइट जिस पर होती है उनके तापमान ज्यादा देखे जाते हैं। तापमान बढ़ रहा है, ये चुनाव क्या 7वें चरण से पहले तय हो चुका है, या आपको लगता है कि ये चुनाव बहुत क्लोज फाइट होने वाली है जिसमें 7वां चरण तय करेगा कौन आगे कौन पीछे? नविका, ये चुनाव फाइट तो है, हर जगह फाइट है, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि लोग अब जब सीटों का नंबर निकाल रहे हैं, मैं कहती हूँ देखिए फाइट है और 400 पार तो नहीं होगा। क्या मेजॉरिटी आएगी खुद या अलाइज के साथ आएगी, ये मेरे जहन में ये सवाल है। अब उत्तर प्रदेश में क्योंकि हम लोग बैठे, काशी जैसे महान नगरी में हम लोग बैठे, तो काशी में तो बिल्कुल काशी के आस पास देखना जरूरी है। और आज मैं गई करीबी सीट में चंदौली में, और मैंने इस गर्मी में बुरा लगता है कि लोगों को पकड़ के पूछो भाई किसको वोट दोगे और समाज क्या है, क्योंकि ये पूछना उत्तर प्रदेश में हम सब जानते हैं बहुत अहम चीज है। तो जो भी मेरा छोटा सा सैंपल, इसमें मुझे लगा कि थोड़ा सा बीजेपी का वोट छटक रहा है। जैसे चौहान, ये नहीं कि सब आ रहे हैं, लेकिन आधे जो मिले वो जा रहे थे, और लेकिन कुछ यादव भी मिले जो भाजपा को दे रहे हैं। तो कोई क्लियर पिक्चर लेना, मैंने एक सीट क्योंकि कम से कम मुझे लगता है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कम से कम अगर पत्रकारों को देखा जाए तो सस्पेंस बना रहे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सस्पेंस रहेगा तो टीआरपी रहेगी, लोग देखेंगे, उत्सुक होंगे। वन साइडेड चुनाव में मुझे लगता है लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि पता है क्या होने वाला है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो चलिए, सस्पेंस अगर है तो अच्छी बात है। लेकिन सबा नकवी जी का जो बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है कि कुछ वोट छटक रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि गैप इतना ज्यादा था पिछले 2 चुनाव में बीजेपी में और ऑपोजिशन के बीच में, क्या थोड़े से वोट छटकने से ये पूरा गैप क्लोज हो जाएगा और इसके बाद विक्ट्री का एक एडवांटेज मिलेगा, या गेम बदलने की कोई आपको सिचुएशन नजर आ रही है, या तीसरी बार है नॉवेल्टी फैक्टर नहीं है, मोदी को सब जानते पहचानते हैं और इसीलिए वेव नहीं नजर आ रही, पर अंदर खाने कुछ ना कुछ चल ही रहा है? देखिए नविका जी, ये आपने ठीक कहा कि हम पत्रकारों के लिए अच्छा है, थोड़ी खबर होती है, थोड़ी मारामारी होती है, थोड़ा सा कुछ इंटरेस्ट बना रहता है। लेकिन मुझे लगता है, और मैं बहुत इस पे अब श्योर हूं, इसमें अब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, और मैं उस शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो कई लोग कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी आप कह रहे हैं, साइलेंट वेव कैसे हो सकती है। लेकिन जब कहीं भी बहुत लंबे समय तक एक तरह की वेव दिखने लगती है तो उसको आप फिर उस तरह से एहसास नहीं करते। छोटी लहर भी आए, अचानक घर में आ गई, बारिश थोड़ी सी हो गई और पानी आ गया, तो आपको लगता है सीढ़ियों से आया हुआ पानी भी बड़ा भारी है, और आपके घर के बगल में बहुत बड़ी नदी बह रही हो, उसको भी आप समझते हैं कुछ नहीं। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी फिनोमिना इस देश में साइलेंट वेव की तरह है,
जो बहुत गहरे बैठा हुआ है। शायद यही वजह है कि हम लोगों को लगता है कि कोई वेव नहीं। अब अगर हम कहें कि कुछ जो सभा जी ने कहा, चूंकि चंदौली कॉन्स्टिट्यूंसी गई थी और ठीक जगह गई थी, एकदम सही सैंपल चुना उन्होंने। चंदौली उत्तर प्रदेश की एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां मामला टफ है, कांटे का मुकाबला, इतना आसान नहीं है। लेकिन जब परिणाम आएंगे तब हमको दिखेगा कि जहां जहां हम लोग कह रहे थे कि बहुत क्लोज फाइट है, वहां आपको जो जीत हार का अंतर होगा वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का दिखेगा। जब हम लोग कह रहे हैं जहां की वोट छटक गए, तो जो छटके हुए वोट हैं किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि हम यहां बैठे हुए हैं, काशी में, बनारस है, तो बिहार भी बनारस के बगली में है, तो थोड़ा सा उसकी भी बात कर लें। यूपी बिहार में जो जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने साध लिया है, आप यकीन मानिए नविका जी, अजेय समीकरण है। ये इससे पहले कभी नहीं बना। और जिस जगह पे आप कह रहे हैं ना, आपने अभी कहा पूर्वांचल का बैरोमीटर है, पूर्वांचल के उसी बैरोमीटर में जो घोसी है, गाजीपुर है, लालगंज सुरक्षित है, जौनपुर है, आजमगढ़ है, इन सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल था कि कोई सोच ही नहीं सकता था, वहां भी उपचुनावों में या उसके आगे पीछे वो जीतने की स्थिति में दिख रही है। तो उसकी वजह यही है, लोग छिटके जो है बड़े कम है, जुड़ने वाले। पर आपने एक शब्द कहा, अब मैं बहुत श्योर हूं। ये अब 7वें चरण से पहले आपको आया या दूसरे तीसरे के बाद आया? कब आया ये जो अब वाला ख्याल? ये मुझे दूसरे चरण के बाद आया। फर्स्ट फेज के बाद मुझे भी ये लगा। और कमाल की बात ये है कि हम लोग थोड़ा सा उस तरह से बात करते हैं, तो जो पता चला जो एकदम भाजपा का समर्थक, वो कह रहा है कि हमने तो वोट दिया है लेकिन भाजपा को वोट घटा है। तो हमने कहा अच्छा बताओ तुम्हारे यहाँ क्या हुआ? तो कहता हमने अपनी सोसाइटी को भी वोट कराया, अपने गांव में भी वोट कराया, लेकिन भाजपा को वोट घटा है। मुझे लगता है बीजेपी का सबसे बड़ा आलोचक उसका अपना वर्ग है। जो उसको वोट दे के आता है, वो पहले अगर उससे आप 10 मिनट बात कीजिए तो 9 साढ़े 9 मिनट वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना करता है, नरेंद्र मोदी ने क्या क्या नहीं किया वो बताता है, आखिर मिनट में कहता है लेकिन ना आएगा तो मोदी ही। बिल्कुल। और कल भी हमने डिबेट की और मैंने कई सेफोलॉजिस्ट से बात की और सबका यही कहना है कि शायद वोट छटके भी तो क्या इतना छटक रहा है कि सरकार दोबारा मोदी की नहीं बनेगी, ऐसा कोई नजारा नहीं नजर आ रहा है। तो कमलाकर त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, विपक्ष की आदत भी और उनकी ड्यूटी भी है कि कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाएं, बैटल में घुसे हुए कि युद्ध जो हो रहा है, महाभारत जो चल रही है, उसमें कहीं से भी ये ना दिखाएं कि कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन मैं फिर पूछना चाहती हूं आपसे कि लोग जो कह रहे हैं उससे क्या ये अंदाजा लगाना सही होगा कि हाँ सरकार, जिस तरह से राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि लिख के ले लो, ठकाठक 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 लाइनें लग जाएंगी सीटों की और खटाखट 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 सफाचट हो जाएगी बीजेपी, ऐसा माहौल बाकी किसी को तो नहीं नजर आ रहा, आपको कैसे नजर आ रहा है? सबसे पहले तो बता दूं कि अब की बार मोदी जी हाफ और बीजेपी साफ। अब इसके पीछे मैं बता रहा हूं, अभी हर्षवर्धन जी को मैं सुन रहा था, बीजेपी का वोटर से जब ये बात करते हैं तो वो भी असंतुष्ट है। अब उसकी तो मजबूरी है कि वो बाद में ये कहेगा कि मैं मोदी को वोट देकर के आया और आएंगे मोदी। लेकिन बेसिक चीज ये है कि जिस तरीके का भय, भूख, भ्रष्टाचार का माहौल हो गया है, जिस तरीके से बेरोजगारी है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पेपर लीक्स हो रहे हैं, जिस तरीके से पीएम की कंस्टिट्यूंसी में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ इनके बीजेपी आईटी सेल के बच्चे रेप करते हैं और उनको 1 महीने तक स्टार प्रचारक बना करके दूसरे प्रदेश में भेजा जाता है, जबकि 3 दिन के अंदर पुलिस ने उनको आइडेंटिफाई कर लिया था। ये ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं देते हैं तो उनके प्रॉक्सी, उनके लड़के को टिकट दे देते हैं। तो ये जो ड्यूअल कैरेक्टर सामने आ रहा है और बौखलाहट तो पूरे बीजेपी और इनकी दिख रही है माननीय मोदी जी की, जिस तरीके के जिस लेवल पे वो ही हैज स्टूप्ड टू द लेवल कि उन्होंने अब मुजरे जैसे शब्द का प्रयोग विपक्ष के लिए करना शुरू कर दिया। तो अब आप ये समझिए, कभी वो मंगलसूत्र की बात करने लगेंगे, कभी 2 बहस होगी तो ये लोग खींच के ले जाएंगे, तो और उन लोगों को देंगे, मुसलमानों को देंगे, उन लोगों को देंगे जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं। ये जो बौखलाहट है, और पूरे उनके भाषण में कहीं भी आप ये नहीं पा पाएंगे, इस बनारस में भी विकास के नाम पे जो छल हुआ, इस बनारस में जो भी
एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंस्टीट्यूशंस थे, डीरेका DLW जिसको बाद में बरेका कर दिया गया, वहां आज आउटसोर्सिंग हो रही है। कांग्रेस के समय में बनाया गया ओल्ड एयरपोर्ट, न्यू एयरपोर्ट कांग्रेस के समय में बनाया गया। 3 विश्वविद्यालय, 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज, 1 विश्वविद्यालय नया नहीं बना, एम्स नहीं बना। 1 मिनट नविका जी, अपनी बात को खत्म एक शेर के साथ करूंगा उसमें कि वो ख्वाब थे ही चमेलियों से कि सबने हाकिमों की कर ली बैयत, और फिर जब उस चमेली की ओट से सांप निकले तो लोग समझे। तो नाउ ही इज एक्सपोज्ड, लोग समझ चुके हैं। और ये चमेली में से सांप किसके लिए निकलता है, ये तो 2 चुनाव से तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन डॉक्टर कौशल किशोर ये कहते हैं कि दोगलापन, मैं मानती हूं कि जिस तरह से प्रज्वल रेवन्ना हो या ब्रिज भूषण जी की बात है, सही सवाल उठाती है विपक्ष, लेकिन विपक्ष भूल जाती है कि ये किसके साथ बैठे हैं। आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर, जिनके घर में एक महिला सांसद पर प्रहार होता है, मारा पीटा जाता है, उनके घर में, दिल्ली की सड़कों में नहीं, उनके घर के ड्राइंग रूम में, लेकिन एक चूं तक नहीं निकलती। तब इनको दोहरा मापदंड नहीं नजर आता, और इनको दोहरा मापदंड तब भी नहीं नजर आता जब संदेश खाली में होता है कुछ, जब पंजाब के एक मंत्री होते हैं, वो उनका वीडियो वायरल होता है, उस पर कोई जवाब नहीं आता। तो क्या इस तरह की बातों से बीजेपी का सामना और वोट शेयर दोनों कम कर सकेंगे? देखिए, दोगलापन शब्द से मुझे परहेज है। मैं दोगलापन शब्द नहीं कहना चाहता। दोहरापन एक सभ्य काशी की पांडित्य परंपरा के नगरी में मेरी हिंदी इतनी सही नहीं, कोई बात नहीं, वो ठीक। अब स्वाति मालीवाल के साथ तो इतिहास का काम हुआ। आप पूरे भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री के घर में बैठ करके मुख्यमंत्री अपने पीए से एक अपने ही कार्यकर्ता को, अपने ही नेता को पिटवाने का काम करे, ऐसा निकृष्ट काम मैंने तो नहीं देखा था। देखिए नविका जी, बहुत साफ बात है कि इस चुनाव को समझना आसान नहीं है। यह चुनाव राम रोटी का चुनाव है, इसको बहुत करीने से मैंने देखा है। राम रोटी का चुनाव इसलिए है कि राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश की आस्था है, राम इस देश के संस्कृति, धर्म, धरोहर सब कुछ है। और राम मंदिर के निर्माण के बाद भारत के करोड़ों लोगों के मन में राम की ज्वाला प्रज्वलित है। ये कैसे प्रस्फुटित होगी, ये चुनाव तय करेगा। दूसरा जो प्रधानमंत्री अन्न योजना मिल रहा है, इसको आप कमजोर समझ रही हैं। जाइए थोड़ा गांव में देखिए, जो लोग भूखा कोरोना में मरना, पूरे कोरोना में पूर्वांचल में एक भी आदमी भूखों नहीं मरा। कैसे नहीं मरा? किसने उनको अनाज दिया, कैसे अनाज दिया, ये सब मुद्दे उठाना चाहिए। 2022 के विधानसभा के चुनाव में इसी तरह से हल्ला था। मैंने उस समय भी कहा था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जो अनाज योजना चल रही है प्रधानमंत्री का, वो 2022 के चुनाव में योगी की वापसी करा देगा। वापसी कराया। और मैं ये आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि राम का प्रभाव, राम की लहर है और अनाज की लहर है। राम की लहर है, ये तो कोई मानने को तैयार नहीं है। और भाटी जी, राम में तो आस्था अगर नहीं है या नहीं जाना प्राण प्रतिष्ठा। भाटी जी के पास आप जाएं उससे पहले, चूंकि कमलाकर जी यहीं के हैं, तो काशी से जब हम देख रहे हैं तो फैक्ट नहीं गलत होना चाहिए। और चूंकि आज आपने वो मीटर नहीं लगाया रेड ग्रीन वाला, तो उसको मैं कर देता हूँ। हाँ, लाई डिटेक्टर नहीं है। कमलाकर जी ने कहा कि डीरेका यानी डीजल रेल कारखाना, जो यहाँ डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, अब सोचिए पूरे देश में कांग्रेस के शासनकाल में भी इलेक्ट्रिक होना शुरू हो गया, लेकिन डीजल रेल कारखाना आगे कैसे बढ़ेगा इसकी कोई कल्पना नहीं की गई। आज वो जो DLW, आज जो BLW हो गया, बनारस लोकोमोटिव वर्क, वहां मार्च 2019 में पहला इलेक्ट्रिक रेल इंजन बन गया। तो कम से कम देश को ये जानकारी होनी चाहिए, बनारस के लोगों का जो प्रतिष्ठित संस्थान था, जो नौकरी देने वाला रेलवे का प्रतिष्ठित संस्थान, वो आज के आधुनिक समय के लिहाज से, जब देश में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है हर तरफ, तो वहां डीजल वाला कहां चलेगा, बंद हो जाता। मोदी जी ने उसको इलेक्ट्रिक कारखाना कर दिया। फैक्ट बताना चाहिए, फैक्ट के साथ खिलवाड़ ठीक नहीं होती है, तभी उस पर आप कुछ कर सकते हैं। अचानक ला करके आपने इलेक्ट्रिक कारखाना नहीं, कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि कांग्रेस ने प्लिंथ लगाई थी, लेकिन
समय आगे निकल गया। वहाँ आउटसोर्सिंग हो रही है। मैंने इस बात पे कहा कि आपने कहा था बंद हो गया, जब आपको मैंने फैक्ट चेक कर दिया तो आप कह रहे, आपने कहा कि जहां से रोजगार मिलता था वो बंद हो रहा है। रोजगार नहीं कहा बंद हो गया, नहीं बंद हुआ। जब इलेक्ट्रिक हो गया, जब इलेक्ट्रिक रेल इंजन बनने लगेगा, में रिक्रूटमेंट्स बंद हैं, पूरे रेलवे में बंद हैं। चलिए, मैं समझती हूँ, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मैं समझती हूँ भाटी जी चुप बैठे हैं तो उनका इस तरह से चुप रहने का फायदा नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल न्याय होना चाहिए। तो भाटी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, राम में नहीं मानते ना सही, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं मानते ना सही, रोटी में तो मानते हैं। रोटी की बात तो कर लीजिए। राम और रोटी का चुनाव है तो रोटी तो मिली है सबको, और बहुत मुसीबत के काल में मिली है। इससे कैसे आप मना कर सकते हैं? मेरा आपसे ये विनम्र अनुरोध है कि आप सर्टिफिकेट बांटने का काम ना करें, कि आप ये सर्टिफिकेट देने लगे कि हम राम को नहीं मानते। हम इनसे ज्यादा राम को मानते हैं, और इनसे ज्यादा राम के भक्त हैं, और इनसे ज्यादा राम के अनुयायी हैं बीजेपी वालों से। राम के सबसे बड़े भक्त हुए गोस्वामी तुलसीदास, और जहां से हमने यात्रा शुरू की वो तुलसी घाट से शुरू की, जहां बैठकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। उन्होंने 12 किताबें और भी लिखी। कवितावली का एक छंद मुझे याद आता है, मैं उससे शुरू करता हूं तुलसीदास जी का, कि खेती न किसान को, बनिक को ब्याज नहीं, भिखारी को भीख न, चाकर को चाकरी, जीव का विहीन लोग सीधमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहां जाई क्या करें। ये तुलसीदास जी ने अपने समय की पीड़ा व्यक्त की, लेकिन हमारे माननीय मोदी जी ने 10 साल अथक परिश्रम करके आज देश को उसी हालत में भेज दिया है कि आज किसान भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है, भिखारी का कटोरा भी खाली है, नौजवान बेरोजगार हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और मोदी जी के खिलाफ लोगों में आक्रोश है और विरोध है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि मोदी जी के लिए लोगों में आस्था है। मैं मानता हूं देश 2 वर्गों में बटा हुआ है, और ऐसे शायद पहले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने 2 वर्ग तैयार करे। एक वर्ग वो है जो उनका अंधभक्त है, जो उनको ईश्वर का अवतार बताता है, जो उन्हें विश्वगुरु बताता है, और जो इनमें बिल्कुल उनका समर्थक है, लेकिन उतने ही कट्टर विरोधी भी उन्होंने तैयार किए हैं। दूसरा वर्ग वो है जो कहता है कि मोदी जी ने 10 साल में देश का नाश कर दिया, संविधान को कमजोर किया है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक समाज का शोषण किया है और उन्हें डराया है। तो ये दोनों वर्ग, इनमें ज्यादा संख्या किसकी है ये 4 तारीख को पता लग जाएगा। बिल्कुल। लेकिन आज नाविका जी, थोड़ा सा समय लूंगा बस, आज एक बात पे आप गौर करो, कट्टर से कट्टर बीजेपी का भक्त और मोदी भक्त भी ये कहने को तैयार नहीं है कि 400 पार हो जाएंगे। अब कह रहे हैं बहुमत तक तो पहुंच ही जाएंगे, जबकि चुनाव जब शुरू हुआ था तब 400 पार। ये तो आप बिल्कुल प्रधानमंत्री के ट्रैप में आ गए। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया। आखिरी हुआ आपका जो कल का शो था, उसका भी लब्बोलुआब यही था कि सीटें कम हो रही हैं, बीजेपी सीटें कम हो रही है भैया जी, लेकिन अगर 272 से ज्यादा हो, नहीं 272 मान रहा हूँ, 272 से ज्यादा हो तो कौन सी वेव कम हो रही है ये समझा दीजिए मुझे। ऑन रिकॉर्ड आपको बड़ा जरूरी है, क्योंकि भाटी जी कह रहे हैं अब भाजपा वाले क्या मानते हैं, सरकार क्या मान रही मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं जिस तरफ ये चुनाव जा रहा है उसमें एनडीए 375 to 400 के बीच में जा सकता है। ये मुझे बहुत स्पष्ट दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में 2014 दोहराया जाने वाला है, इसको लिख के रखिए। शेर सुन लीजिए, हमें मालूम है जन्नते हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। सर क्या साफ होने जा रहे हैं। गालिब आप काशी में होके गालिब की बात कर रहे हैं, छोड़िए काशी की बात करिए, यही मुश्किल है। अरे काशी की बात तो करिए, यही मुश्किल है। तुलसीदास से गालिब तक का सफर, तुलसीदास से गालिब तक का सफर तो तय हो गया, लेकिन सभा जी मैं पूछ रही हूँ, माना ये तीसरा चुनाव है, माना कि 400 पार कहा था, 400 पार नहीं होगा, पर इसका मतलब क्या परिवर्तन होने वाला है इस कदर कि अब विपक्षी सरकार आकर दिल्ली में बैठेगी? सवाल तो इसी बात का है, 400 हो या 272, कहानी क्या बदलती है? नविका जी, सबसे पहले मैं ये मुझे चांस मिला है कि ये 400 का नारा ही गलत था शुरू में। जिसने भी बताया कि 400 का नारा, क्योंकि कुछ उनके खुद के फॉलोअर्स, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के तरफ में बहुत खराब हुआ,
और उनके खुद के लोग अरे जीत तो रहे हैं तो क्यों निकले। ये कुछ सीटों में हुआ है शुरू के चरण में। देखिए अभी ईमान की बात है, मैं रेटरिक में नहीं पढ़ रही कि जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको इनवाइट मिलेगा, तो या तो बीजेपी की मेजोरिटी होगी या नहीं होगी, फिर वो एनडीए की कोशिश करेंगे। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी 1 वोट से उनकी सरकार गिरी और फिर 60 सीटों से वो हारे चुनाव जब यूपीए सरकार बनी। तो खेल खुलेगा मैंने कॉलम भी लिखा है पूरे सब सिनारियोज को डालते हुए, लेकिन मैं मानती हूँ कि मैं कहूंगी कि मुझे पता है, मैं बेवकूफ हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बहुत मजबूत पार्टी है। हम में से को किसी को नहीं पता, लेकिन आकलन सब लगा रहे हैं। लेकिन पब्लिक क्या कह रही है बनारस में, और आपको अतुल सिंह वाराणसी से सवाल पूछ रहे हैं। सुन लीजिए अतुल सिंह का ये सवाल। राहुल जी को ठगाठग सीटों का कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, जबकि अभी इंडी गठबंधन एकजुट दिख नहीं रहा है। एक और सवाल देखते हैं। सुष्मिता सेठ का भी वाराणसी से सवाल है, इंडी गठबंधन से सवाल है कि उन्होंने ऐसा कौन सा विकास कार्य किया है जो वो हमारे प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हैं। जवाब दीजिए कमलाकर जी। देखिए नविका जी, हमने नौजवानों को एम्पावर करने के लिए उनको अप्रेंटिसशिप करा करके सालाना 1 लाख रुपए देने की बात की। हमने महिलाओं को एम्पावर करने के लिए सालाना 1 लाख रुपए देने की बात की। हम किसानों की एमएसपी की बात करते हैं, ये किसान आंदोलन में उनको रोकने के लिए कांटे बिछाते हैं, उनको देशद्रोही बोलते हैं, उनके ऊपर आतंकवादी बोलते हैं, उनके ऊपर हंसते हैं। इनको पीड़ा में हंसी आती है। बेसिक चीज ये है, जनता के चीजों को लेकर के राहुल जी ने देश भर में पदयात्राएं की और अपार जन समर्थन मिला, और जनता के चीजों को लेकर के आज हम इंडिया गठबंधन के साथ अपने सारे सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़े हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए मैं मान लेती हूँ आपका दावा। कांग्रेस पार्टी 328 सीटों पर लड़ी है, 50% मतलब 164 सीटें आएंगी। जो सबसे अच्छा सर्वे आया है, जो सबसे ज्यादा सीटें दे रहा है, वो भी 100 के ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा, और आप कह रहे हैं आप अगला चुनाव बनाएंगे। चलिए कुछ भी हो सकता है, चुनाव है, लेकिन जनता आसानी से क्यों नहीं मान रही आपकी बात। संदीप वाराणसी से पूछ रहे हैं सवाल, और आदित्य शिवमणि मिश्रा भी पूछ रहे हैं। दोनों सवाल सुनते हैं और फिर मैं जवाब लूंगा। राहुल गांधी कहते हैं कि लिख कर रख लो, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो उन्होंने डायरेक्टली बनारस से चुनौती क्यों नहीं दी। आदित्य शिवमणि मिश्रा का भी सवाल। नमस्कार, मैं आदित्य शिवमणि मिश्रा। मैं काशी मेरी जन्मभूमि है और बाबा विश्वेश्वर नगरी से मैं नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं कि जितने लोगों को यहाँ से, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिनकी 3 पीढ़ियां इस जगह निवास कर चुकी हैं, और उनके विकास के आड़ में गलत तरीके से उनको उजाड़ा जा रहा है, उनको बसाने के लिए उनके पास क्या व्यवस्था है। ये सवाल बहुत लोगों के मन में है कि बनारस को ये आधुनिकीकरण में लोगों को जो हटाया जा रहा है उनका क्या होगा। देखिए, लोगों को कहाँ हटाया जा रहा है। जो बनारस के काशी कॉरिडोर में लोग हटे, उनको सरकार ने अपना मुआवजा दिया, और सारे हटने वाले लोग बाहर, उन्होंने बड़े बड़े मकान आलीशान बनवा लिए। ये कहना गलत है कि जिसको उजाड़ा जा रहा है, बनारस से कौन उजाड़ सकता है। काशी विश्वनाथ अगर किसी को नहीं उजाड़ेंगे तो बनारस से कौन किसको उजाड़ देगा। सवाल यह है, बनारस में विस्थापन हो सकता है, विकास हो गए तो इधर उधर घर हो सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन बनारस में बनारसियों को चाल चरित्र और उनकी संस्कृति को बिगाड़ने का काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। इसलिए उन्होंने नारा दिया, विरासत भी चाहिए, प्रतीच प्राची का मेल सुंदर चाहिए। प्रतीच भी है और प्राची भी है। काशी का काशीपन बचा हुआ है, काशी का विकास हुआ है, काशी के लोगों ने कभी अंतर
अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देखने की नहीं सोचा था। काशी के लोगों ने कभी रोपवे देखने की बात नहीं सोची थी। काशी के लोगों ने कभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच देखने की बात नहीं सोची थी। काशी के लोगों ने ये चमचमाते घाट का रूप नहीं देखा था। जब रात के समय घाट वाक होंगे तो काशी का श्रृंगार किया नरेंद्र मोदी ने। काशी का ये तो आप मानेंगे भाटी जी, काशी का श्रृंगार तो हुआ है। नाविका जी, जब कबूतर को बिल्ली पकड़ने के लिए आती है, बिल्ली झपट्टा मारती है तो कबूतर आंखें बंद करके बैठ जाता है, उससे बिल्ली का खतरा कम नहीं होता। यही हमारे बीजेपी के मित्रों की आदत है कि जब इनकी समस्या बताई जाती है, ये समस्या की तरफ से आंख मूंद लेते हैं। आप बिल्ली ये हैं, सच्चाई है, आप बिल्ली हैं और ये कबूतर। अयोध्या में और काशी में सुन नहीं भागते नहीं, आप गलत मत बोलिए। नहीं, आप हाथ जोड़ कर निवेदन है, जहाँ पे आप बिल्ली बना रहे हैं, आप चूहा बना रहे हैं। बनारसियों का बिल्ली चूहा बना देंगे, बनारसी बिल्ली चूहा नहीं है। ये इस तरह के भाषा मत बोलिए। बिल्ली तो विपक्ष है, आपको कबूतर बना रहे हैं। भाषा मत बोलिए ना, क्यों बिल्ली चूहा की बोलूँ भाटी जी? अब कृपया बीच में न बोले। पहली बात तो चूहा शब्द मेरे मुंह से निकला ही नहीं। तो बिल्ली है तो चूहा होगा। गर्मी ज्यादा है महाराज, क्या करिएगा। ये ज्यादा इसलिए राहुल गांधी पानी डाल रहे हैं हमारे बोलना, अगर बोलने नहीं दोगे तो हम तो गंगा की लहर में घूम रहे हैं। कौशल ऊपर लेकिन अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल तो नहीं बता रहे हैं नाविका कुमार जी। आप ही के शो में मैंने नाविका जी, कृपया मुझे समय दिया जाए, मुझे बोलने में भगवान बताने लगे। मेरे शो में नहीं था, लेकिन भाटी जी, ये मैंने कहा था कबूतर आंखें मूंद लेता। कबूतर बीजेपी है। हर चीज को धर्म समझ जोड़िए, हर चीज को मंदिर समझ जोड़िए, हर चीज को ईश्वर समझ जोड़िए। ये सच्चाई है। काशी में और मथुरा में सैकड़ों गरीबों के घर गिराए गए हैं, सैकड़ों मंदिर तोड़े गए हैं, सैकड़ों महल उजाड़ दिए गए हैं। केवल बड़े बड़े लोगों की सुनी जा रही है, गरीब आदमी की सुनवाई बीजेपी के शासन में नहीं हो रही है। गरीब आदमी की सुनवाई। मैं कुछ कह दूं, मैं कुछ कहूं। एक मिनट हर्षवर्धन जी, फिर आपके पास। देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि कई बार हम लोग बहस करते हैं, तो अब जब बनारस की बात हो रही है तो ठीक है, कमलाकर जी कौशल जी यहीं के हैं, लेकिन हम भी तो प्रयागराज के हैं। जितना काम बुनकरों और कारीगरों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है, योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है, पिछले 60-70 वर्षों में नहीं हुआ। यहाँ के जितने पावर लूम थे, जितने दरी के, कारपेट के कारखाने थे, सब बंद होने की कगार पर थे। और उनमें से बहुतायत किसके थे? वो सब मुस्लिम समाज के लोग थे। बुनकर कौन है, कारीगर कौन है? और इस बनारस के आसपास जिसको हम कहते हैं कि लघु और मध्यम उद्योग, वो तो समाप्त हो गए थे, समेट लिया था सबने कारोबार। नए सिरे से एक्सपोर्ट शुरू हुआ और इस शहर को कारोबार के लिहाज से, उद्यम के लिहाज से, और मैं फिर से कह रहा हूं, ये काशी अजर अमर अविनाशी है, किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं कि इसको बनाएगा बिगाड़ेगा। और जो लोग कह रहे हैं कि किसी का घर उजाड़ दिया गया, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, एक नाराज व्यक्ति लाकर दिखा दीजिए। इतना मुआवजा दिया गया है जो शायद कल्पना में नहीं था। और मुझे चूंकि जानकारी है, मैं तो जानता हूं ना, जितना जिसने मांगा उतना उसको मिला। और ये प्रधानमंत्री कार्यालय से मॉनिटरिंग थी, एक भी व्यक्ति नाराज होकर नहीं जाना चाहिए। और शायद यही वजह है कि बड़ी कोशिश करके भी कांग्रेस और सबको कोई नाराज नहीं मिला। काशी विश्वनाथ धाम बन गया, भगवान बता, लोग भी प्रसन्न हो गए, घाट भी बन गया। और यही मुश्किल है, देख रहा हूँ मुश्किल पत्रकारिता में। नहीं, जितना जिसने मांगा उसको मिल गया। मोदी जी, क्या बात है? ये संकट समझिए। कांग्रेस वाले तो कुछ भी जिक्र नहीं आया। कुछ भी आप हिंदू मुसलमान पे क्यों ले गए? अरे क्या इसके बिना आपका काम नहीं चलता? इसमें मुसलमान शब्द किसी ने नहीं बोला अभी तक। इसमें मुसलमान पहली बार आप ले आए कि मैं बता मुसलमान रहा हूँ कि क्या इसके बिना काम नहीं कारीगर चलता? भी नहीं भाटी जी, मुस्लिम कारीगर भी हो रही है, बात गरीब की हो रही है। आप हिंदू मुसलमान की हो ही नहीं रही। क्यों नहीं होगा? वो भी यहाँ है भाई, वो भी यहाँ है। क्यों करते आप नहीं चाहते हैं भाटी जी, आप नहीं चाहते। आप हिंदू मुसलमान पर ये कह रहे हैं। राहुल गांधी जी नाम लेंगे, हमारा भाई है वो। अरे राहुल गांधी जी, जैसा भाई है वैसा हमें भी पता है। जैसा सबा आपका भाई है नकवी वैसा देश को पता है। सबा नकवी जी, तभी मोदी जी कह रहे हैं मेरे जीते जी मुसलमान को आरक्षण नहीं होगा। तभी मोदी जी कह रहे हैं अपने भाई के खिलाफ बोल रहे हैं। मोदी जी पर आरक्षण की बात हो रही है, अपने भाई के खिलाफ बोल रहे हैं, खिलाफ आरक्षण की बात हो रही है, जो संविधान में नहीं है। नहीं, कविता से पहले लोगों के सवाल हैं, पब्लिक के सवाल हैं। मंजू का भुवनेश्वर से सवाल है, राहुल
गांधी रैली में सिर पर पानी छिड़क रहे हैं। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि पब्लिक उन्हें कूल नेता मानने लगी है? और श्रुति मिश्रा रायगढ़ 36 से सवाल पूछ रही है कि सबा जी बीजेपी को कितनी सीटें, अपना आकलन बताइए, और कांग्रेस को कितनी सीटें? क्या उत्तर प्रदेश का पूछ रही है? मुझे पूरा आपके हिसाब से, क्योंकि ये खास आपके लिए सवाल आया है। मेरे हिसाब से या तो बीजेपी मैनेज कर लेगी या गिरेगी, लेकिन 300-400 तो हो ही नहीं रहे हैं। नहीं, पर मैनेज कर लेगी मतलब कितने मैनेज कर लेगी? वो मुझे पता नहीं नविका जी, वो 272 से ऊपर के नीचे? 272 से थोड़ा नीचे, 272 से नीचे। श्रुति जी 272 से नीचे, यानी फुल मेजॉरिटी नहीं आने वाली। आज सबा नकवी जी ने पहली बार अपना नेक स्टिक आउट किया है। नहीं करना था, लेकिन नविका जी इसमें सबा जी ने कर दिया। उन्होंने कहा बस थोड़ा सा नीचे बीजेपी, तो एनडीए को वैसे भी आगे। ये सबा जी ने कर दिया। अब ये निकल गया। देखिए ये प्रोपेगेंडा क्यों निकला? लेकिन अब आपने कर दिया। ये इसलिए हर्षवर्धन जी इसी पे खुश हैं। नविका जी इस वक्त जमीन पर घूम रही, बनारस में है, चंदौली में है, तो देख के बता रही हैं। इनकी बात सुननी चाहिए। देखिए मैं बिल्कुल हमेशा सुनती हूँ। नविका, आपकी मैं फंस गई हूँ इसमें, क्योंकि आप फंस गई हैं। मैं फंस गई हैं। मैं फंस गई हूँ। आपकी वाणी से जो आया वो रिकॉर्ड हो गया है, तो अब उससे वापस नहीं जाया जा सकता। इसमें क्योंकि कम भी हो सकता है। निकलने पे सुन लीजिए, देखिए आप किसी को इंस्टिगेट करके निकलवा लीजिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन स्थिति ये है कि मोदी जी के इतनी गर्मी चढ़ गई है दिमाग में, सत्ता की गर्मी, हारने की बौखलाहट, ये सारी चीजें मिलकर के वो स्वयं अपने आप को भगवान बता रहे हैं, भगवान द्वारा प्रायोजित बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जब तक किशोर जी जवाब। अब जो भगवान के द्वारा भेजा गया हो गया। ये भगवान के भेजा द्वारा हम भी हैं, आप भी हैं, सारे लोग हैं, भगवान के द्वारा भेजा गया। ये गलत बात है। सभी लोग को भगवान ने भेजा, सभी को भगवान ने भेजा, माफी मांगनी पड़ेगी। सभी को भगवान ने भेजा है। भगवान की बात मत करिए। सुनिए, मोदी जी के ऊपर गर्मी चढ़ गई है। उसके पहले मोदी जी अहंकार में है। मोदी जी अहंकार, गालियों के हिसाब से तो आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 101 गालियां दी गई हैं उन्हें, जब किसी ने लिस्ट बनाई। उनका दलाल कहा गया, गंदे नाली का कीड़ा कहा गया। गाली आप दे रहे हैं और मोदी जी ने नेहरू को दे दी होंगी। जर्सी काऊ किसने इस्तेमाल किया था? ये कौन सी बात है? जर्सी काऊ किसने इस्तेमाल किया था? गाड़ी के नीचे पिल्ले आ जाते हैं, किसने इस्तेमाल किया था हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए? लेकिन पब्लिक और भी सवाल पूछना चाहती है। आस्था का लखनऊ से सवाल है, चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद मोदी जी कन्याकुमारी जा रहे हैं। राहुल गांधी का भी कहीं का प्लान है, कुछ पता है? राहुल जी का प्लान यहीं इसी देश में सरकार बनाने। हाँ, चुनाव के बाद मोदी जी कन्याकुमारी चले जाएंगे, क्योंकि वहीं से जहाज पकड़ करके कहीं चले जाएंगे, क्योंकि सरकार तो बननी नहीं है। सरकार बननी नहीं है, राहुल जी सरकार बनाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मतलब है नहीं, अभी जाएंगे वो कन्याकुमारी। अच्छा, अमरनाथ का गिर सोमनाथ से सवाल है। वाराणसी बहुत अच्छी सीट है, लेकिन मोदी जी तो देश के नेता हैं। 10 साल बाद कहीं और से चुनाव लड़कर संदेश क्यों नहीं दिया? सवाल पूछा है। राहुल गांधी क्यों नहीं आए, ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। सुहेल का हैदराबाद से सवाल है, मोदी जी अगर 400 सीटें नहीं ला पाए, अगर किसी तरह से बहुमत ही आता है, तो ये मानेंगे कि इंडिया अलायंस ने कड़ी टक्कर दी? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, मोरल विक्ट्री तो होती ही रही है। असेंबली इलेक्शंस में भी राहुल गांधी को मोरल विक्ट्री हुई। देखिए, मैं मतलब थोड़ा सा इसको दूसरी तरह से बात करनी चाहिए। आप थर्ड टर्म की गवर्नमेंट है और नरेंद्र मोदी 400 पार 370 पार की डिबेट ले आते हैं, और 4 चरण बीतने तक विपक्ष का कोई नेता खड़ा होकर दम से ये कह नहीं पाता है कि हम 272 ले आएंगे या 150 ले आएंगे या 200 ले आएंगे। मुझे लगता है अब कह रहे हैं फोर्थ फेज और एक जरूरी चीज सरकार बनने का हम लोग पहले दिन से दावा कर रहे हैं। गलत बात मत करिए हर्षवर्धन जी। You don't misquote anybody and don't put your words in anybody else's mouth. जी, आप काशी से हैं।
एक भी बात आपने काशी की नहीं की, एक बात की तो झूठ बोला। पहले अकेला फैक्ट बोला तो झूठ बोला आपने काशी पे, कोई काशी पे बात नहीं करे, इसीलिए मुश्किल है कांग्रेस। मैंने झूठ नहीं बोला, मोदी जी झूठ बोलते आ रहे हैं। संसद तक में कि आप लोग प्रधानमंत्री अब तक देश को नहीं मिला, मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। चाइना चलिए तक घुसा हुआ है। आज काशी से और रजनीश का जोधपुर से सवाल है। मेरा सवाल मोदी और राहुल गांधी दोनों के प्रवक्ताओं से है कि कोई जीते कोई हारे, लेकिन चुनाव प्रचार में क्यों इधर उधर की बात की गई। संदीप का बेतिया बिहार से सवाल है। 4 जून को ठकाठक सीटें लाने की बात करने वाले राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री के दावेदार हैं? क्या अखिलेश फटाफट उनके आड़े तो नहीं आ जाएंगे? पार्टी जी, मुझे ऐसा ध्यान पड़ता है आपने एक बार और डिबेट में मुझसे सवाल पूछा था। ये पब्लिक का सवाल है। हाँ, नहीं, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, बहुत शांतिपूर्वक सर्वसम्मति से नेता चुन लिया जाएगा, प्रधानमंत्री चुन लिया जाएगा और पूरे 5 साल के लिए चुना जाएगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग ये कहते हैं नहीं, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनमें झगड़ा होगा या एक साल के लिए होंगे। चलिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत शांति से उम्मीदों पर खरा उतरेगा और कौन अपनी नैया पार लगाएगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आज काशी की धरती से मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि अब 7वें चरण में दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है और काशी में कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछली बार का जो आंकड़ा है वो पार होगा कि नहीं होगा। यानी कि जीते थे वो 4 लाख और 79 हजार वोटों से, इस बार इससे ज्यादा गैप होगा कि नहीं होगा। बीजेपी 400 पार जाएगी कि नहीं जाएगी? 400 पार नहीं जाएगी, लेकिन 272 से ज्यादा जाएगी कि नीचे जाएगी? इन्हीं सवालों में आज कहीं ना कहीं विपक्ष के सवाल घुसे हुए हैं। लेकिन जनता कह रही है कि जनता तय कर चुकी है कि किसको कितना वोट देना है और किसको जिताना है। आज तमाम अपने पैनलिस्ट का धन्यवाद करते हुए देखो खेलो जीतो कॉन्टेस्ट के 17 मई के विजेता भी बताना चाहती हूँ। राजेश कुमार अग्रवाल उड़ीसा से, के विजयानंद, जीके मिश्रा लखनऊ यूपी से, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। आज सवाल पब्लिक का शो में बस इतना ही।